नमस्कार सभी को। आज हम टाइम के दो दिए गए बिंदुओं के बीच में, डिस्टेंस के दो दिए गए पॉइंट के बीच में अंतर कैसे निकाला जाता है, अंतर क्या बनता है, किस प्रकार से उसे ज्ञात किया जाता है, हम यह सीखने वाले हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन अमूमन आपके एग्जाम के अंदर आते ही आते हैं, जो कि आपका एक प्रकार का स्मार्ट वर्क भी होता है। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन स्मार्ट क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, 9 मई से 31 मई तक कुल दिनों की संख्या क्या होगी। आपको एक पॉइंट दिया है 9 मई का और एक दिया है 31 मई। इन दोनों के बीच में कितने दिन होंगे, ये एक स्मार्ट क्वेश्चन है। आप जनरली इस प्रकार के क्वेश्चनों में सीधे सीधे घटा देते हैं, तो घटाने मात्र से यह क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, थोड़ा सा इसको आपको समझना भी होगा। तो हमारे जो पॉइंट है वे पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा दिया गया है 9 मई। ठीक है, 9 मई से कोई बात स्टार्ट होती है, कहीं जाना स्टार्ट हुआ 9 मई से। ठीक है, क्वेश्चन में बदल कर भी आ सकता है कि आप किसी जगह गए, आप 9 मई को गए और 31 मई को पहुंच गए, या कहीं आप गए तो 9 मई को घर से निकले और 31 मई को वापस आ गए, तो आपने कितने दिनों का सफर तय किया। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 9 मई है और एंडिंग पॉइंट हमारा 31 मई है। इन दोनों के बीच में हमें अंतर ज्ञात करना है, पहली बात तो यह है। दूसरा विषय यह है कि दिनों की संख्या ज्ञात करना है और दोनों दिनों को सम्मिलित कर लिया जाए तब क्या आंसर आएगा। हमें दोनों दिनों को यहाँ पर सम्मिलित भी करके आंसर देना है। तो एक बात तो होती है कि अंतर क्या है, और दूसरी बात है कि इन दिनों में दोनों दिनों को सम्मिलित कर लिया जाए तो क्या अंतर आएगा। तो यहाँ पर हमारे यह स्टार्टिंग पॉइंट है और यह हमारा एंडिंग पॉइंट है। हम जनरली अंतर ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक बिंदु में, अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर हमें अंतर प्राप्त हो जाता है। तो 31 मई से हम 9 मई को माइनस कर देते हैं, तो कुल मिलाकर हमारे पास दिनों की संख्या हो जाएगी 22 दिन। यह हमारा आ चुका है डिफरेंस। लेकिन इस डिफरेंस में यह लाइन सम्मिलित नहीं है, दोनों दिनों को सम्मिलित कर लिया जाए। इसके अंदर आपको 31 और 9 दिख तो रहे हैं, लेकिन इसमें 31 सम्मिलित है, 9 सम्मिलित नहीं है। तो ऐसा करने के लिए अभी आपने अंतर निकाला है, तो अंतर निकालने के बाद में आपका जो 22 अंतर आएगा उसमें से आप 1 को माइनस कर देंगे, तो आपके पास फाइनली आ जाएगा 23 डेज। 23 दिन होते हैं 9 मई से 31 मई के बीच में, जबकि दोनों दिनों को सम्मिलित वहां पर कर लिया जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको यह ट्रिक लगानी है। कुल मिलाकर घटाने के बाद में आपको वहां पर क्या करना है, घटाने के बाद आंसर में आपको जो आंसर आएगा उससे +1 करना है, तो वही आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार से ट्रिक से सॉल्व किए जाते हैं। इसके बाद यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आईएमपी क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपके नंबर सिस्टम से और चैप्टर नंबर 2 से पूछे ही जाते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई। दिल्ली से मुंबई के लिए एक दल विद्यार्थियों का रवाना होता है। कब रवाना होता है, वहां से 6 PM ऑन 13 जनवरी, 30 जनवरी को 6 AM के ऊपर वह घर से निकलते हैं। और ईयर क्या है, 1968। दे रीच्ड बॉम्बे, वे बॉम्बे पहुंचते हैं। कब पहुंचते हैं, 3 मार्च 1968 के दिन पहुंच जाते हैं। हाउ मेनी हावर्स डिड दे स्पेंड ऑन द वे, उनने रास्ते में कितना समय व्यतीत किया। विद्यार्थियों का एक दल 30 जनवरी 1968 को सुबह 6 बजे दिल्ली से मुंबई के लिए पैदल चला। 3 मार्च 1968 को शाम 6 बजे मुंबई पहुंचा। मार्ग में उन्हें कितना समय लगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। हमें इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या ट्रिक लगानी है, किस प्रकार से हल करना है, यह हम सीखते हैं। तो चलिए आंसर लिखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टार्टिंग पॉइंट लिखना है। ठीक है, आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है आपका 6 AM और वो भी 13 जनवरी। आपका 30
जनवरी 1968। और टाइम क्या रहा उसका, समय है वहाँ पर, समय बहुत ज़रूरी है ये लिखना और जानना कि कब चला था, क्योंकि टाइम हमारा होता है 24 घंटे का एक दिन होता है, तो 24 घंटे में बहुत सारा अंतर आ जाता है। हम पूरा का पूरा उसे दिन में कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें टाइम भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। और आगे एंडिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट है उसका आपका कहाँ दिया गया है, 6 PM, 6 PM, ठीक है, ये लिख दिया मैंने पहले यहाँ पर 6 PM। और 6 PM में कब, 3 मार्च, ठीक है, 3 मार्च 1968 को वो पहुंचे। इन दोनों के बीच का गैप हमें निकाल कर देना है। सॉल्व किए जाते हैं, क्वेश्चन छोटे होते हैं लेकिन गलती की संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। चलिए कैलकुलेट करते हैं इससे पहले, तो यहाँ से शुरू करते हैं। 23 जनवरी 1968 के दिन 6 AM। सबसे पहले आपको घड़ी का AM और PM को समझना चाहिए कि AM क्या होता है और PM क्या होता है। हमारी रात ये घड़ी है, इस घड़ी में आपका जो है ये हावर का कांटा है, और हावर का कांटा जब 12 पर आता है, कब, रात को 12 बजे, रात को 12 बजे हमारा AM स्टार्ट होता है और वह अगले रात को 12 बजे तक AM ही रहता है। कुल मिलाकर यह कांटा आपका यहाँ से यहाँ आएगा 6 पर, ठीक है, सुबह 6 बज जाएगी और वापस यहाँ पर आएगा दिन के 12 बज जाएगी, फिर यह घूमकर यहाँ शाम को 6 बजेगी और रात की 12 बजेगी। तो ऐसे हम इसको 4 टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब 6-6 घंटे के 4 पीरियड इसमें हो गए। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है AM, ठीक है। और PM कब होगा, जस्ट 12 घंटे बाद PM हो जाएगा। तो रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 तक का समय, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक का, रात 12 से दिन के 12 तक का टाइम क्या कहलाएगा, हमारा कहलाएगा AM। और दिन के 12 से रात के 12 तक का समय हमारा कहलाएगा PM, ठीक है। मतलब रात के 12 से दिन के 12 तक आप AM में रहेंगे और दिन के 12 से रात के 12 तक आप रहेंगे PM के अंदर। तो यहाँ पर हमें स्टार्ट करना है 6 AM से, 6 AM से स्टार्ट करना। अब हम इसे क्लियर कर देते हैं, आप समझ गए होंगे, आपने नोट भी कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 AM, 6 AM का अर्थ ये है कि रात को 12 बजे के बाद में सुबह के जो 6 बजेंगे वो आपके 6 AM है, ठीक है। और रात दिन के 12 बजे तक AM रहेगा, लेकिन उसके बीच में 6 आपका सुबह का 6 है। तो यह आपको सुबह के 6 बजे अगर लिख कर देता है तब भी वही है, क्योंकि यहाँ लिखा है सुबह के 6 बजे और मैंने लिखा है यहाँ पर AM। तो इंग्लिश में लिखा है AM और हिंदी में लिखा सुबह के 6 बजे, दोनों का मतलब एक ही है। तो सुबह के 6 से हम सबसे पहले डे में बनते हैं। डे रात को 12 बजे तक, जहाँ पर हमारी तारीख चेंज होगी, वहाँ जहाँ पर डेट चेंज होगी वहाँ तक हम टाइम को पहले कैलकुलेट करते हैं। तो पहले पार्ट के अंदर हम 6 AM 30 जनवरी वाला, 30 जनवरी के दिन 6 AM मतलब सुबह का 6 बजे। उसके बाद क्या होगा, अगली डेट कब चेंज होगी, अगली डेट आपके पास आएगी सुबह के 6 से आप शाम के 6 पर जाएंगे और फिर उसके बाद 6 घंटे बाद रात के 12 पर आएंगे। मतलब आपकी घड़ी में कुछ इस प्रकार की कंडीशन रहेगी, ठीक है। ये सुबह के 6 बजे हैं, सुबह के 6 के बाद में यहाँ पर कांटा जब आएगा तो दिन के 12 बजेंगे और दिन के 12 के बाद में वापस ये कांटा आपका यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से वापस घूमकर यहाँ आया 12 घंटे। ये कुल मिलाकर आपको 18 घंटे 18 आवर
18 आवर आपको क्या करना पड़ेगा, 18 आवर आपके रहेंगे 30 जनवरी के। 18 आवर का सफ़र आपका 30 जनवरी के दिन कैलकुलेट होगा। 30 जनवरी के दिन आप इतना सफ़र तय करेंगे। कितना सफ़र तय करेंगे 30 जनवरी को, 18 आवर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 18 आवर। तो 30 जनवरी के आपके हो गए 18 आवर। तो हम यहाँ लिख देते हैं 30 जनवरी के कितने हो गए, 18 आवर। ठीक है, चलिए प्लस। अब आप 30 जनवरी से निकलकर 31 जनवरी में आ गए, क्योंकि ये आपका जनवरी का मंथ है, यह 31 का ही होता है। तो 31 का होने के कारण आप यहाँ पर पूरे 1 डे लिख देंगे। ठीक है, ये 1 डे हो गया। आप जनवरी पूरा कंप्लीट हो गया। अब बात आती है फरवरी की। तो फरवरी के कितने दिन जोड़ा जाए, क्योंकि वो पहुंचा है मार्च में, तो हम फरवरी पूरा का पूरा उन्होंने सफ़र तय किया है। जब फरवरी पूरा सफ़र तय किया है तो हम फरवरी के कितने दिन लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब फरवरी के दिन कितने आएंगे, फरवरी 29 की भी होती है और फरवरी आपकी 28 की भी होती है। तो यह देखने के लिए आपको 1968 दिया गया वर्ष कौन सा, किसी भी वर्ष में हमें देखना है कि फरवरी 29 की होगी या 28 की होगी। यह जानने के लिए दिए गए वर्ष में आप 4 से डिवाइड करेंगे। यदि पूरा डिवाइड हो जाता है तो वह साल आपका 29 का होगा। ठीक है, और यदि डिवाइड नहीं होता है तो वह साल आपका 28 का होगा। बात समझ गए। फिर रिपीट करते हैं कि किसी भी दिए गए साल में, जैसे मान लीजिए 2023 अब चल रहा है, तो 2023 में क्या 4 से भाग जाता है, यदि नहीं जाता है, नहीं जाएगा 2023 में भाग, तो फिर वह आपका 28 का होगा। और यदि भाग चला जाता है तो वह 29 का होगा। तो यहाँ पर आप 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देने पर दे ही देते हैं, 4 चुकू 16 बचेंगे 3, 4 नमा की 36 और 4 दूना 8। कुल मिलाकर पूरा आपका डिवाइड 4 से हो जाता है। तो यह आपका वर्ष जो रहेगा उसके अंदर फरवरी आपके 29 की रहेगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फरवरी के 29 दिन। ठीक है, तो हमने लिख लिया फरवरी के 29 दिन, ये 29 डे लिख दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो फरवरी हो चुकी है हमारी। अब आते हैं हम मार्च में इंटर करते हैं। मार्च में जब इंटर करेंगे तो मार्च के 3 मार्च को 6 PM पर वो मुंबई में पहुंच गए। तो 2 दिन तो उन्होंने कंप्लीट सफ़र किया, तो 2 डेज तो यहाँ पर लिख देंगे। ये 2 डेज कंप्लीट हो गए। अब बचते हैं हमारे पास 3 तारीख, 3 मार्च वाला दिन बचता है। 3 मार्च को वो पहुँचे शाम को 6 बजे, 6 PM। 6 PM का मतलब शाम के 6 बजे पहुँचे। शाम के 6 बजे पहुँचने से अर्थ है कि वो कितने घंटे चल गए इस 3 मार्च के दिन। 3 मार्च वाले में हम यहाँ पर लिख देते हैं 3 मार्च। 3 मार्च के हावर कितने होंगे, तो 3 मार्च में टोटल हावर 3 मार्च, 2 मार्च से 3 मार्च की डेट आई थी आपकी रात को 12 बजे। रात को 12 बजे से दिन के 12 बजे तक भी वो चले। उसके बाद 6 घंटे और चले, तब जाके शाम हुई उनकी। कुल मिलाकर यह घड़ी का कांटा, तो यह कांटा यहाँ पर था, तब आपका था 2 मार्च, यहाँ से लगा 3 मार्च, तो यहाँ से एक राउंड पूरा कंप्लीट किया, तब जाकर वो दिन के 12 हुए। और यहाँ से घाटा घूमकर वापस यहाँ पर आ गया, तब जाकर आपको शाम के 6 बजे। कुल मिलाकर यहाँ पर उन्होंने 18 घंटे का सफ़र तय कर लिया है। तो यहाँ पर 3 मार्च को हुआ 18 आवर का समय व्यतीत। अब इसे हम जोड़ देते हैं, तो आवर को आप अलग निकाल लीजिए। 18 आवर तो एक हो गए, आपका 1 डे एक हो गया। ठीक है, प्लस 29 डे आपके फरवरी के हो गए, प्लस 2 डे आपके मार्च के कंप्लीट हो गए, और एक 18 आवर 31 3 मार्च वाला अलग हो जाता है। तो यहाँ पर 1 दिन, 29 दिन और 2 दिन, तो 29 और 31 और 2 32 डे तो पूरे कंप्लीट होते हैं, प्लस 18 दूना 36 आवर अलग। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 36 आवर, ये आंसर के अंदर थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर ये आपका जो आंसर है वो हावर में ही है, ये डे में आंसर नहीं है। ठीक है, ये हावर में आंसर आएगा, तो इसे आप ऐसा कर लीजिए, यह हावर में आंसर आएगा। तो 32 डे और 36 हावर, तो 32 डे को अब हम आवर में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर 32
का गुणा 24 से कर देते हैं और प्लस इसमें कर देते हैं 36। तो आप 32 का गुणा 24 से कीजिए तो 24 दूना होते हैं 48, 24 दूना 48 की होती है 24 दूना 48 की 8, बचे हमारे पास 4 और 24 तिया 72 और 4 76। ठीक है, ये 768 प्लस 36 इसको जोड़ देंगे, जोड़िए 8 और 6 14, 6 3 9 और 1 10 और 7 और 1 8। तो ये हो गए आपके 804 हावर। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ 804 घंटों का यहाँ पर उन्होंने सफ़र तय किया है। यदि इसी क्वेश्चन को वो यहाँ पर एक्चुअल डे में पूछ ले कि डे कितने रहेंगे, तो आपके रहेंगे 32 तो दिन और 36 घंटे। 32 दिन और 36 घंटे को फिर से हम डे में कन्वर्ट करें तो आपके पास यहाँ से 24 घंटे इधर लेकर आपको 33 दिन हो जाएंगे। तो 33 दिन, और आप अगर दिन में लिखना चाहें तो यहाँ हो जाएगा आपका 33 डे एंड आवर कितने बचते हैं, तो 24 और यहाँ पर बचते हैं 12, तो 12 हावर। और इसे अगर ऐसा लिखना चाहें तो 23 से 33 से 1/2 डे, ऐसा भी हम इसे लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जाए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, बात आप समझ गए होंगे, इसे नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। आप नवोदय में हो, आप जेएनवी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आर्मी स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, या आप क्लास 6th में है, 7th में, 8th में, 9th में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम को देने की तैयारी कर रहे हैं, मन बना रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। बस यही एक तरीका होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। इन दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या के अंदर पूरी तरह से 11 से भाग चला जाएगा। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब आपकी 1552, 1331, 1882 और 1902, इनमें से कौन सी संख्या आपकी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमें 11 के विभाजिता का नियम आना चाहिए। 11 से विभाजिता का नियम क्या होता है। 11 से विभाजिता का नियम यह कहता है, डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है 11 का, कि मान लीजिए हम एक एक पे अप्लाई करते हैं। 1552 यह आपका नंबर है, तो आप पहले और इसका टोटल करेंगे तो 5 1 + 5 मतलब हो गया आपका 6, और इसके बाद आप टोटल करेंगे इन दोनों का, इसके बाद वालों का, तो इन दोनों का एक के बाद एक क्रम छोड़कर टोटल करेंगे। अब इधर से इसके बाद ये छोड़कर इसका किया तो ओड और इवन का टोटल किस किस का, तो ये हमने किया था अभी ओड का टोटल। ठीक है, ये किया है ओड का टोटल। अब हम करते हैं इवन का टोटल, सम संख्याओं का। तो यहाँ पर 5 और 2 कितना होता है 7, यहाँ पर हो रहा है 6, यहाँ पर हो रहा है 7। यदि आप 7 में से 6 को माइनस करते हैं तो 1 बचता है, इसलिए इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ पर या तो 11 बचना चाहिए या फिर 0 बचना चाहिए। चलिए हम अगले को ट्राई करते हैं। आपको नियम अगर पता है तो फटाफट आप जोड़कर इसे सॉल्व कर लेंगे। अब 1331 को हम यहाँ पर रखकर देखते हैं। तो यहाँ पर 1331, इसमें इन दोनों का टोटल और इन दोनों का टोटल 1 + 3 यहाँ पर होता है 4, और ये है 3 + 1, इसका टोटल किया तो 3 + 1 ये होता है 4। अब हम 4 - 4 करते हैं तो क्या बचेगा 0। इसका अर्थ है कि इसके अंदर 11 से भाग पूर्णतः चला जाएगा। मतलब आप इवन नंबर दी गई संख्याओं के इवन नंबरों का टोटल करेंगे, इवन डिजिट्स का टोटल करेंगे और ऑड डिजिट का टोटल करेंगे उस नंबर के, तब आपको घटाने के बाद 11 मिल जाए या फिर 0 मिल जाए तो आप कह सकते हैं कि उस नंबर में 11 का भाग चला जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ठीक है, तो यह इसका रूल होता है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 17,
57,244 इज डिविजिबल बाय, इसमें किन से विभाजित होगी यह संख्या, यह हमें देखना है। 11 और 4, अभी तक एक एक नंबर आते थे, अब दो दो नंबर एक साथ आना चालू हो गए। क्या 11 और 4 दोनों से यह विभाजित हो सकती है? क्या 4 और 7 से, या 7 और 11 से, या 7 और 9 से? अब इस प्रकार के क्वेश्चनों के अंदर थोड़ा सा स्मार्ट भी आपको बनना है। स्मार्ट क्या बनना है? आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर है 7, क्या है यहाँ पर 7 है, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। तो तीनों में यदि 7 है और इसमें 7 नहीं है, तो एक बार आप 7 से टच करके देख लीजिए, क्योंकि 7 से अगर टच कर लिया आपने तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि ये तीनों ऑप्शन तो इसके नहीं हो सकते। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि इसमें 11 है और इसमें 11 है, तो आप 11 को भी टच करके देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा या तो ये वाला है या फिर ये वाला है। तो आपको कहीं ना कहीं 7 तो देखना ही होगा। तो सबसे पहले आप 7 को देखिए, आगे देख लेते हैं। तो 7 से हमें डिवाइड करना है 5, 7, 2, 4, 4। तो यहाँ पर 7 से 8 बार 7 56 बचते हैं आपके 1, 2, 7 से 1 टाइम बचता है आपके पास यहाँ 5, और 5 के बाद में आपने उतारा 4, तो 9 बार, और यह हो गया 49, 49, और यहाँ पर बचता है 5 और उतर जाएगा आपका 4, और यहाँ पर फिर 7 टाइम, 7 लिखना था 9 लिख दिया है 7, ठीक है। ये टाइम में 56 है, उसके बाद 1 टाइम में 12 हो गया, फिर 7 टाइम में 49, और यह आपका बचता है 49 से 5 और यह 4, और यहाँ पर 7 से 7 टाइम अगेन यह 49, और फाइनली यहाँ पर बचता है 5। कुल मिलाकर यहाँ पर भाग नहीं जाएगा क्योंकि इसके अंदर रिमाइंडर 5 बच रहा है। अब आपके पास बचता है, तो इस कारण से ये तीनों ऑप्शन कट गए और आपका यह ऑप्शन सही हो गया। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप 11 से भाग देकर देख लीजिए, क्या 5, 7, 2, 4, 4 इनमें 11 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो इसका और इसका टोटल करते हैं। 5 + 2 + 4, 5 और 2 7, 7 और 4 11, और यहाँ 7 और 4 का टोटल किया तो 7 + 4 होता है 11। तो 11 - 11 = 0। तो यहाँ पर 0 आ गया। इसका अर्थ है कि यह संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित होगी। तो 11 से भी विभाजित हो रही है और 7 से विभाजित हो नहीं रही है। इसका अर्थ है कि 4 से विभाजित होगी। और अगर आप देखना चाहें तो 4 का नियम यह रहता है डिविजिबिलिटी का, कि आपको लास्ट के 2 डिजिट देखना है कि लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। यदि चला गया तो पूरी संख्या में ही 4 से भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ भी भाग चला जाएगा। तो यह आपका आंसर सही होगा। तो आपको यह काम बहुत ही जल्दी फटाफट करना है। हमने यहाँ पर समझाया है आपको बहुत ही तेज़ी से सारा काम कैलकुलेट करना है कि किसका भाग जाएगा और किसका नहीं जाएगा। तो ये तरीके आपको प्रैक्टिस पर लाने होंगे। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द नंबर्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। कौन सी संख्या 8 से विभाजित होगी? तो 8 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? 8 से विभाजिता, ठीक है, इसको ऐसा लिखते हैं थोड़ा सा, विभाज्यता का नियम क्या कहता है? ये नियम ये कहता है कि अंत में या तो 3 0 हो या फिर क्या हो, 3 0 हो, 1 2 3, या फिर जो आपकी 3 संख्याएं हैं लास्ट की वे 8 से विभाजित हो। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे देखते हैं। तो या तो 3 0 हो, तो इसमें किसी में 3 0 है क्या? तो नहीं है, तो ये तो नहीं है। अब लास्ट के 3 डिजिट देख लीजिए, तो लास्ट के 3 डिजिट ये, 3 डिजिट ये, 3 डिजिट ये और 3 डिजिट ये। इसमें सीधे सीधे दिख रहा है कि 096 है, मतलब ये 8 की टेबल में 96 आता है ना। 8 से 1 टाइम और ये 2 टाइम 12 बार, 12 8 96, ये 8 × 12। तो आप 8 × 12 लिखें या 12 × 8 लिखें, एक ही मतलब होता है। 12 की टेबल 8 बार या 8 की टेबल 12 बार। तो यहाँ पर फाइनली इस संख्या में भाग चला जाएगा। तो इसलिए हम सीधे सीधे इस आंसर पर पहुँच जाएंगे। प्रकार के सवालों को करने के लिए आपको
विभाजिता का नियम प्रॉपर पता होना चाहिए। यदि वो नियम आपको नहीं आते हैं, वो रूल्स नहीं आते हैं, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन छोड़कर ही आएंगे और करेंगे तो आपको समय ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द 3 डिजिट डिविजिबल बाय 5 इज। आपको यहाँ पर यह क्वेश्चन जो दिया गया है यह एक आईएमपी प्रश्न है, बहुत ही लेवल का प्रश्न है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की यहाँ पर हिंदी में मौजूद नहीं है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहले हम 3 अंकों की संख्या लिख लेते हैं। 3 अंकों की बड़ी संख्या लिखेंगे। सभी में एक प्रकार का ही रूल चलेगा, एक प्रकार की ट्रिक चलेगी, एक प्रकार का ही नियम चलेगा। बड़ी अगर दे 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, इस प्रकार से लिख देना है। 3 की दिए तो 3 की बड़ी हमारी हो गई 999। हम 999 में 5 का भाग लगाएंगे क्योंकि वहाँ कह रहा है 5 से, जिसका भी कहे उसका भाग लगाना है। तो 5 से एक बार बचे हमारे पास 4, उतर गए 9, 5 9 में 45, ये हो गए 45, बचते हैं हमारे पास 4 और फिर 9, तो 5 9 में फिर 45, ठीक है, और बचते हैं हमारे पास 4। अब इस 4 को हमें यहाँ से हटाना है, इस 4 को हटाना है। और इस 4 को हटाने के हम 2 तरीके सीख कर आए हैं पिछले पार्ट के अंदर कि या तो आप इसमें कुछ जोड़कर इस 4 को हटा सकते हैं या इसमें कुछ घटाकर 999 में, मतलब 999 के अंदर आप कुछ प्लस करके भी इस 4 को रिमूव कर सकते हैं और कुछ माइनस करके भी 4 को हटा सकते हैं। तो यदि आप कुछ प्लस करने जाएंगे तो 999 बदल जाएगी 4 अंकों में, इसलिए यह रास्ता हमारा नहीं है। हम इस रास्ते पर आएंगे माइनस वाले में, क्योंकि हमें 999 से आगे नहीं जाना है, हमें बात 3 अंकों तक ही सीमित रखना है। तो 3 अंकों में बड़ी से बड़ी देखना है, तो सबसे बड़ी तो ये मिल गई, लेकिन इसकी मजबूरी ये है कि इसमें 5 का भाग नहीं जा रहा, तो इसमें 4 अधिक है। तो एक काम कर दीजिए, इसमें से आप ये रास्ता जब लेंगे तो 999 में से 4 को घटा देंगे तो 995 बचेंगे और इस नंबर के अंदर अब आपका 5 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा। तो हमने इस 4 को यहाँ से ख़त्म करने के लिए, हटाने के लिए यहाँ से इसको घटा दिया। तो 4 को हटाना है तो 999 में से घटाना है, तो घटाने से आपका यहाँ पर जो बचेगा शेष उसके अंदर 5 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा। और हम जानते हैं कि 5 से भाग जाने के लिए अंत में या तो 5 हो या फिर 0 हो। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज। ये पूछा गया है 2014 में और इसके बाद एक बार और भी पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण आईएमपी क्वेश्चन है। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको 10 नंबर प्राइम नंबरों का मल्टीप्लाई करके देखना है। ठीक है, क्योंकि इनमें यूनिट डिजिट, सारे नंबर यूनिट डिजिट में है। ठीक है, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। अब आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर याद रखना है, उसे सिखाने के लिए ही यह क्वेश्चन एग्जाम में आया है। और यदि आप वह जानते हैं तो मतलब आप बहुत कुछ मैथमेटिक्स में जानते हैं। यह बहुत आईएमपी क्वेश्चन इसीलिए कहलाता है। आपको क्या करना है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, और इसका जो आंसर प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट की लास्ट डिजिट क्या होगी यह वाली आपको बताना, और इसे ही हम यूनिट डिजिट कहते हैं। ये आपको बताना है कि ये लास्ट में क्या आएगा। अब आप करने लग गए होंगे इसका मल्टीप्लाई, और मैं आंख बंद करके बता सकता हूं कि इसके लास्ट में 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 10 के लास्ट में यहाँ पर 0 है, और 0 का किसी भी संख्या से आप गुणा करते जाएंगे वो 0 ही बनता
चला जाएगा। तो इसलिए फाइनली इसके लास्ट में आएगा 0, बात होती है खत्म। ठीक है, चलो अब मैं करता हूं इस क्वेश्चन में बदलाव। क्या करता हूं? बदलाव करता हूं। हम इसको करते हैं चेंज। हमने कर दिया इसको 10 डिजिट की जगह 9 डिजिट। अब आप बताइए कि आंसर क्या होगा, इसके प्लेस पर क्या आएगा। अब हमने 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 कर दिया। अब आप बताइए कि इसके इकाई के स्थान पर यहाँ पर जो संख्या आएगी उसमें यह नंबर होगा आपका, यह होगा इकाई का अंक। इसे हम इकाई का अंक भी कहते हैं और यूनिट डिजिट भी कहते हैं। तब क्या आएगा वह यूनिट डिजिट, तब भी वह 0 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर 5 गुना होता है 10। ठीक है, आप संख्या किसी को किसी से गुणा कर सकते हैं, इसमें बात नहीं है। तो फिर आ गया आपके पास 0, और इस 0 के कारण आप किसी नंबर से किसी नंबर का गुणा करते जाइए, आपको लास्ट में 0 ही मिलेगा। कुल मिलाकर आपका ये जो 5 है और यह 2 है, ये दोनों ये बता रहे हैं कि इसके लास्ट डिजिट में 0 ही आएगा, इसकी यूनिट डिजिट में 0 ही आएगा, इसके इकाई के अंक के स्थान पर 0 ही मिलेगा। यह बात कौन बता रहा है? यह 2 और 5 बता रहा है। ठीक है, 2 और 5 बता रहा है। इसी प्रकार 8 का यदि 5 से गुणा करते हैं तो 40 आ जाता है, उसमें भी 0 आ जाएगा। मतलब आप देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में जहां कहीं भी 2 यूनिट डिजिट का गुणा करने पर 0 आ रहा है तो फाइनली उस नंबर के अंदर आपको लास्ट में 0 ही मिलेगा, क्योंकि 0 आने के बाद फिर 0 ही आता चला जाएगा, चाहे उसका नंबर कुछ भी हो, किसी से भी गुणा हो रहा हो। ठीक है, बात समझ गए। तो यहाँ पर 2 और 5 को याद रखना है। तो 5 हमेशा गुणा करके किसी भी सम अंक से 0 ही बनाएगा। 5 का 2 से हुआ तो 10, 5 का 4 से हुआ तो 20, 5 का 8 से हुआ तो 40 और 5 का 6 से हुआ तो 30। कुल मिलाकर आपको 5 को याद रखना है कि जहाँ भी 5 आता है और उसके साथ सम संख्या आती है गुणा में, तो वह आपकी यूनिट डिजिट 0 ही बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी इकाई के स्थान पर 0 प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फाइनली। तो यहाँ पर अब आपका यह जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, यह एंड होता है। आपको मैंने यहाँ पर 20 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण करवाए हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम और करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन करेंगे पेपर के अंदर। आपको जो पेपर करवाऊंगा मैं उसके अंदर करूंगा ये बाकी के क्वेश्चन। हम 10 सालों के पेपर भी सॉल्व यहाँ पर करेंगे, नवोदय के, आर्मी स्कूल के और ज्ञानोदय के। उसके अंदर जहाँ कुछ आपको इस प्रकार के क्वेश्चन और मिलेंगे उन्हें हम वापस वहाँ पर क्लियर कर लेंगे। आई होप कि इतना सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर, फैक्टर एंड मल्टीपल्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और आईएमपी पार्ट होता है। इसके अंदर से भी काफ़ी कुछ पूछा जाता है। आई होप कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इन वीडियो को प्रॉपर देखते रहिए। डेफिनेट आपका चयन नवोदय के अंदर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।